हेलो एवरीवन, माय नेम इज लव। वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी ऑफ नॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स में आने वाले 20 क्वेश्चंस के इंग्लिश सेक्शन पर बात करेंगे। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों, एग्जाम का फॉर्मेट कैसा रहता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। आज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। ये डायरेक्शंस क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक के लिए है। लिखा हुआ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। यानी इन क्वेश्चंस को पढ़िए और नीचे दिए गए आंसर क्वेश्चन को आंसर दीजिए। दोस्तों, हम पैसेज को पढ़ते हुए चलेंगे, साथ में इसका अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में क्या कि इसका मतलब क्या है, ये क्या आप कहना चाहते हैं। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, एंड सो इट इज हियर, मतलब और इस प्रकार यह यहां है। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, आगे चल के क्लियर होगा। अभी उन्होंने बस इतना बोला है कि और इस प्रकार यह यहां है। टुडे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अनदर एक्सटेंसिव इलेक्टोरल एक्सरसाइज इन आवर कंट्री। दोस्तों, एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक या बहुत ही बड़ा। इलेक्टोरल मतलब चुनावी बोलते हैं। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत होना। यानी इसका मतलब हो गया, हमारे देश में एक और व्यापक चुनावी अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। मिलियंस विल टर्न आउट टू इलेक्ट आवर न्यू सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट। लाखों लोग संसद में हमारे नए प्रतिनिधियों को चुनने के लिए निकलेंगे। एंड इन अ फ्यू वीक्स टाइम वी विल नो विच डिस्पेंसेशन will soon be running the affairs of this country। यानी और हमें कुछ ही हफ्तों में ये बात पता चल जाएगी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारे देश को चलाने वाली है या हमारे देश के मामलों को चलाने वाली है। दोस्तों, आगे कहा गया है, इलेक्शंस इन इंडिया आर अ सुपरसाइज्ड अफेयर्स। यानी भारत में इलेक्शन बहुत ही सुपरचित ढंग से होते हैं। ऑफन कंपेयर्ड टू अ जायंट ट्रैवलिंग सर्कस फुल ऑफ कलर एंड थ्रिल्स, जिनकी तुलना अक्सर रंग और रोमांच से भरे सर्कस से की जाती है। यानी यहां पर बोला गया कि जो इलेक्शंस होते हैं उनकी तुलना सर्कस से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उस टाइम पे लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें इंगेज होते हैं। कोई अपना कैप लगा के चलता है, कोई किसी पार्टी का कैप लगाए हुए होता है, दल बदल कोई नेता इधर जा रहा होता है, कोई नेता उधर जा रहा होता है। तो वहां पर एक तरह से सर्कस जैसा माहौल बना हुआ होता है। आगे, इट इज ऑल दैट, और इसी प्रकार की सारी बातें होती हैं। एंड मोर, और इससे ज्यादा भी, इट शोकेस द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दैट होल्ड्स अप द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यानी कि यह उस लोकतांत्रिक सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, दैट होल्ड्स अप द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो शासन प्रणाली को बनाए रखते हैं या जो शासन प्रणाली को धारण करते हैं। अब कौन सी शासन प्रणाली? वी चूज फॉर आवर सेल्फ एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। यानी जिसको हमने स्वतंत्रता के समय अपने लिए चुना था। श्योर, निश्चित रूप से। देयर आर मैनी क्रिटिक्स, बहुत सारे आलोचक हैं। एट होम एंड ओवरसीज, यहां पर एट होम का मतलब है अपने देश में और ओवरसीज का मतलब विदेश में। यानी देश और विदेश में कई ऐसे आलोचक हैं हु नेवर टायर ऑफ होल्डिंग फोर्थ ऑन हाउ इंडियाज डेमोक्रेसी इज सेम। यानी वो बिल्कुल भी नहीं थकते कि किस तरह से भारत के लोकतंत्र को शर्मसार किया जाए। अर्थात सीधा इसका मतलब हो गया, देश और विदेश में कई ऐसे आलोचक हैं जो भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करने से कभी नहीं थकते। एट द बेस्ट दे आर्ग्यू इट इज जस्ट एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, और वे सबसे अच्छा तर्क देते हैं यह एक सिर्फ चुनावी लोकतंत्र है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मतलब चुनावी लोकतंत्र है। दोस्तों, ये तो था आपका पैसेज। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को और आंसर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट होल्ड्स अप द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यानी क्या चीज है जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यानी शिक्षा प्रणाली को होल्ड करके रखती है, बना करके रखती है। पहला ऑप्शन दिया गया है, द लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। यानी वोटर्स जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिस्टम को बना के रखते हैं। दूसरा, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं वो सिस्टम को बनाकर रखते हैं। या ममथ एक्सरसाइज टू इलेक्ट आवर नेक्स्ट गवर्नमेंट। मेहमत का मतलब होता है विशाल, यानी कि जो हमारे विशाल अभ्यास हैं, जो नए गवर्नमेंट को चुनने के लिए जो एक्सरसाइज है वो बना करके रखती है, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, बताएं जरा।
यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी डेमोक्रेसी जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको बनाने के लिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होल्ड करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई द फ्रेज और नेक्स्ट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द ऑथर वांट्स टू से दैट अबाउट, यानी ये जो फ्रेज है हमारे अगले प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, तो इससे क्या कहना चाहते हैं, ऑथर क्या कहना चाहता है। ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट द सेम पीपल आर इलेक्टेड एवरी टाइम, यानी हमेशा एक जैसे लोगों को नहीं चुना जाता है। सेकंड, दोज पीपल हु आर असेंबल्ड टू प्रिपेयर फॉर द विजन 2020, यानी कि 2020, यानी ऐसे लोग जो 2020 ऐसे लोग जो 2020 के लिए असेंबल यानी इकट्ठे हो रहे हैं या गठबंधन बना रहे हैं। एवरी नेक्स्ट मिनट ए न्यू रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड, हर मिनट में एक नया प्रतिनिधि को चुना जाता है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज नॉट द सेम एवरी टाइम, यानी जो इंस्टीट्यूशन है उसका हेड हमेशा सेम नहीं रहता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 कि नॉट द सेम पीपल आर इलेक्टेड एवरी टाइम, हमेशा एक जैसे पीपल नहीं चुने जाते, अर्थात न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैनी क्रिटिक्स इन आवर कंट्री एंड आउटसाइड इट पजेस द ओपिनियन दैट, यानी हमारे देश में और बाहर जो लोग हैं वो क्या कौन सा ओपिनियन बना के रखते हैं। यस, आपको याद आ गया होगा, आप समझ सकते हैं इंडियन डेमोक्रेसी इज अ सेम, ये अभी लास्ट लाइन ही आपने पढ़ी थी तो वही है, इंडियन डेमोक्रेसी इज अ सेम। इसमें बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 देखिए, इलेक्टोरल प्रोसेस इज अ जायंट ट्रैवलिंग सर्कस विकस, यानी जो इलेक्टोरल प्रोसेस चुनावी प्रक्रिया है वो एक विशाल ट्रैवलिंग यात्रा सर्कस यात्रा की तरह बन जाता है। क्यों सर्कस यात्रा की तरह बन जाता है, क्यों? तो यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है, व्हीकल्स आर सीज्ड ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड द व्हीकल्स remained for communications are overcrowded like a सर्कस, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि व्हीकल्स को सीज कर दिया जाता है इलेक्शन के समय पे, ज्यादातर व्हीकल्स को सीज कर दिया जाता है एंड व्हीकल्स जो बचते हैं, रिमेनिंग व्हीकल्स जो हैं उनको भीड़ बहुत ज्यादा भरी हुई होती है, सर्कस की तरह से भीड़ भरी हुई होती है। तो ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्या है, द elections campaigns are not less than circus because almost all tricks are played in during it, यानी इलेक्शन कैंपेन्स जो योजना है इलेक्शन को प्रचार करने के जो चलाए जाते हैं तो वो किसी सर्कस से कम नहीं है क्योंकि इनमें सारी ट्रिक अपनाई जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, द कैंडिडेट्स हु गो फॉर फिलिंग देयर नॉमिनेशन पेपर्स मूव इन अ ग्रेट कास्केड मेकिंग इट अ सर्कस। कास्केड का मतलब होता है झरना, यानी अपने साथ में बहुत सारे लोगों की भीड़ लेकर चलते हैं जो लोग फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो फिर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 अ ह्यूज मास इज एंगेज्ड इन ट्रैवलिंग, यानी जो इलेक्शन के समय पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी रैलियां लेकर निकलते हैं तो उनके साथ में उसी तरह का भीड़ जो होता है उसमें बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए होते हैं, तो इसलिए उसको जायंट ट्रैवलिंग सर्कस कहा गया है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 देखिए, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी यहां पर आपको मिसस्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। तो मिसस्पेल्ड वर्ड देखिए, पहला वर्ड दिया गया है जेंटिल। जेंटिल का मतलब होता है नम्र या बनावटी, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। दूसरा है जेंटल, ये सज्जन है, सही है। जेंटाइल, इसका मतलब होता है गैर ईसाई या गैर यहूदी, ये भी स्पेलिंग सही है। फिर कौन सी हो जाएगी, जेन्युइन। जेन्युइन स्पेलिंग ये गलत है, इसमें ई नहीं बनेगा, क्या हो जाएगा, जेन्युइन का मतलब क्या होता है वैसे, ईमानदार या असली। ओके, क्वेश्चन 6 देखिए, सिनोनिम ऑफ एसेलेंट, एसेलेंट इज, यानी एसेलेंट का सिनोनिम आपको बताना है। तो पहले तो आपको एसेलेंट का मतलब पता होना चाहिए। एसेलेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी, इन्वेडर्स, ठीक है ना, इन्वेडर्स, इसका दूसरा और वर्ड होता है इन्वेडर, आक्रमणकारी। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब होता है भिन्न, यानी जिसको अलग कर दिया गया है। अटैकर, आक्रमणकारी। रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है विलेजर यानी देहाती। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर या बच्चा। तो कौन सा हो जाएगा, एसेलेंट मतलब आक्रमणकारी और अटैकर मतलब आक्रमणकारी, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 इज एंटोनिम ऑफ बीवियर इज, बीवियर का आपको एंटोनिम बताना है। तो क्या बीवियर का मतलब क्या होता है, पहले तो बीवियर का मतलब होता है केयरफुल, यानी सावधान हो जाना, बी केयरफुल बोलते हैं ना, सावधान होना, तो वही है। तो बी फ्रेंड मतलब दोस्ती करना, बी फूल मूर्ख बनाना, एसोसिएट
सहयोग करना, इग्नोर अनदेखा करना। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, यानी देखो बीवेयर का था सावधान होना, तो अपोजिट क्या होना चाहिए, यानी नजरअंदाज करना। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यानी इग्नोर इज करेक्ट। चेंज द नरेशन, तो नरेशन चेंज करेंगे इसका, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आर यू प्लेइंग हियर, तो इसका हो जाएगा सीधा सीधा पहले कर लेते हैं, फिर बाद में ऑप्शन मिला लेते हैं। सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ सेंटेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे, सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज प्लेइंग देयर। हियर को किस में बदल दिया जाएगा, देयर में। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ तो जरा, आस्क्ड मी इफ आई वाज प्लेइंग देयर, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 9 देखिए, चेंज द वॉइस, हेल्प द हेल्पलेस, निसहायों की मदद करो, असहायों की मदद करो। तो दोस्तों इसको पैसिव बनाने का जो इंपरेटिव सेंटेंस है उनमें हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म से भी बना देते हैं। और लेकिन अगर किसी इंपरेटिव सेंटेंस में मोरल ऑब्लिगेशन का बोध हो रहा हो, मोरल पर्पस के लिए किसी सेंटेंस को बोला गया हो, नैतिक सीख देने के लिए बोला गया हो, तो उनका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, 9 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 10 देखिए, एडजेक्टिव ऑफ साइंस, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया था। तो साइंस का क्या होता है, साइंटिफिक। फेमिनाइन ऑफ कॉल्ट, कॉल्ट का क्या हो जाएगा, फिली। यहां आई बटन पे आप इसको देख रहे होंगे, एक लिंक मिल रहा होगा आपको, यहां से जाकर के आप जेंडर वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो फेमिनाइन ऑफ कॉल्ट का क्या हो जाता है, फिली। फिली का मतलब होता है घोड़ी, मतलब घोड़ी का बच्चा, स्त्री घोड़ी का बच्चा। ठीक है, प्लूरल ऑफ कांटो, तो कांटो का प्लूरल क्या होता है, कांटोस। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बीट, बीट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो बीट बीट बीटन हो जाता है, तो बीटन कर दोगे यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फुल सिस्टर मींस, फुल सिस्टर यानी पूरी बहन। तो फुल सिस्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज ए सिस्टर बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट, यानी एक ही पिता की संतान। अ सिस्टर नॉट बाय ब्लड बट बाय अफेक्शन, यानी खून के रिश्ता नहीं लेकिन प्रेम से आप उसको बहन मानते हैं। कजिन सिस्टर, चचेरी बहन। और द सैटेलाइट ऑफ अ प्लेनेट, यानी किसी उपग्रह का सैटेलाइट को फुल सिस्टर बोला जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। इस मतलब फुल सिस्टर का मतलब होता है वंस ओन सिस्टर, किसी की अपनी खुद की बहन, यानी सिस्टर बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही पिता की संतान जो हो। क्वेश्चन 15 देखिए, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए आपको वन वर्ड देना है। एक्सप्रेशन क्या है, मनी पे टू शेयर होल्डर्स बाय ए कंपनी, यानी किसी कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को जो पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो बताएं क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोला जाता है, डिविडेंड, यानी लाभांश। जो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें से जो दिया जाता है उसको लाभांश बोलते हैं, डिविडेंड बोला जाता है उसको इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले हम यहाँ पर ये डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। डायरेक्शंस दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए शब्दों से इसको फिल इन द ब्लैंक्स करिए। तो अगला देखें, 16 क्वेश्चन है, लेट यू एंड डैश डू इट, तुम्हें और डैश डू इट, इसे करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, लेट, बिसाइड, बट, एक्सेप्ट, लाइक, इनके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, लेट यू एंड मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 17 देखिए, वेट फॉर मी बिटवीन 10 AM डैश 11 AM, तो कौन सा हो जाएगा, आप अपना आंसर सोच के रखिए। यस, एंड, बाकी के सभी गलत है, एंड हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन हमेशा दो लोगों के लिए लगता है और दो चीजों को जोड़ने के लिए हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है। तो वेट फॉर मी बिटवीन 10 and 11 AM। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आई कुड कम डैश दैट आई एम इंगेज्ड, ठीक है, मैं आ सकता था, दैट डैश दैट आई एम इंगेज्ड। तो दोस्तों यहां पर आप कौन सा करेंगे, ऑप्शन 4, यानी ओनली का प्रयोग कभी कभी वट के रूप में किया जाता है, लेकिन मैं अभी बिजी हूं, मैं आज मैं आ सकता था लेकिन मैं बिजी हूं, तो ओनली दैट आई एम इंगेज्ड, यानी ओनली का यूज कभी कभी वट के अर्थ में भी किया जाता है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अर्बन गवर्नेंस हैज टू
डैश ड्रामेटिकली इफ आवर सिटीज आर टू रिवाइव्ड। तो दोस्तों रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनः जीवित होना, और ड्रामेटिकली का मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से। यानी अर्बन गवर्नेंस को, जो अर्बन शासन है, यानी जो रूरल और अर्बन, रूरल का मतलब होता है देहात और अर्बन का मतलब होता है सिटी। तो जो सिटी की जो शासन प्रणाली है उसको प्रभावी तरीके से काम करना पड़ता है। इफ आवर सिटीज आर टू बी रिवाइव्ड, अगर हमारे जो सिटीज हैं उनको पुनर्जीवित करना है या सिटीज को अच्छा बना करके रखना है, तो अर्बन गवर्नेंस को बहुत अच्छे से काम करना, प्रभावशाली तरीके से काम करना पड़ता है। तो कौन सा हो जाएगा 19। देखो पहला गया है वर्क, वर्क का मतलब काम करना, इंप्रूव सुधारना, रिले निर्भर होना, सप्लाई पूर्ति करना। तो 19 में क्या करेंगे आप, इंप्रूव, है ना, हैज टू इंप्रूव ड्रामेटिकली, यानी उनको बहुत प्रभावशाली तरीके से सुधार करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन देख लीजिए। द पोस्ट ऑफ डैश प्रिंसिपल इज स्टिल वेकेंट, यानी प्रिंसिपल की पोस्ट अब तक खाली है। तो आप ऑप्शन अपना सोच के रखिए, तब तक मैं आंसर बताता हूं कि दोस्तों हमेशा याद रखें पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ आदि वर्ड्स के बाद में आने वाले नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे इसमें, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और मैंने वीडियोस बना करके डाले हैं और प्रैक्टिस सेट 1 2 3, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपका एग्जाम आ चुका है तो आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करिए, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।